ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के नए मानक, ये आप देखते हैं कि हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान जैसे हों, चाइना जैसे हों और बांग्लादेश जैसे हों, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। तो भारत के लिए पहलगांव के नृशंस आतंकी हमले का संदेश एकदम स्पष्ट था। वह यह है कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबक भूल गया है। वह भुला बैठा कि भारत आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसा करने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान भी किया था कि आतंकियों और उनके आकाओं के लिए इसके परिणाम उनकी कल्पनाओं से भी परे होंगे। भारत ने पहले गैर सामरिक मोर्चे पर तत्परता दिखाते हुए तमाम समीकरण बदले। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में त्वरित कदम उठाए गए और इसमें सबसे प्रमुख कदम था सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, जो 1960 में हुआ था ना, जल बंटवारे को लेकर, नदियों के जल बंटवारे को लेकर। चूंकि पाकिस्तान सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक बड़ी हद तक सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है, इसलिए भारत के फैसले से उसे बड़ा झटका लगना स्वाभाविक था। पाकिस्तान की कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिए इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। भारत की ऐसी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मची। पहलगांव हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन भी बाद में उससे मुकर गया। पाकिस्तान ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए तटस्थ जांचकर्ताओं से इसकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग भी की थी। पाकिस्तान की ये दलीलें बिल्कुल खोखली थी। आखिर जिन पर्यटकों के जरिए कश्मीरियों की रोजी रोटी चलती हो, वे उनको ही क्यों निशाना बनाएंगे। स्पष्ट रूप से यह एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। इसका मकसद सांप्रदायिक तनाव को भड़काना और कश्मीर में फल फूल रहे पर्यटन को नुकसान पहुंचाना था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अथक प्रयासों से आ रही शांति एवं समृद्धि के दम पर हालात सामान्य होते जा रहे हैं और उसे आतंकी छिन्न भिन्न करना चाहते थे। और देखिए, ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया था ना, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान विदेश मंत्री इसाक डार की स्वीकारोक्ति ही उनकी मंशा बताने के लिए काफी है। डार ने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान ने पहलगांव हमले को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव के मसौदे के तेवर ढीले कराने के प्रयास किए। इस मूल प्रस्ताव में हमले की जिम्मेदारी लेने वाले रेजिस्टेंस फोर्स की लानत मलानत की गई थी। उसे स्थानीय लोगों का फोरम बताते हुए पाकिस्तान ने उसे आतंकी समूह के रूप में सूचीबद्ध करने का विरोध किया। अगर यह वास्तव में कोई भारतीय फोरम है जिसका पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कोई लेना देना नहीं, तो फिर पाकिस्तान ने इस हद तक जाकर उसका संदर्भ क्यों हटवाया। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है। पहलगांव हमले के बाद भी पाकिस्तान मंत्रियों के बयान यही रेखांकित करते रहे कि कैसे इस देश में दशकों से आतंकी ढांचा फलता फूलता रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 25 मई को स्काई न्यूज पर साक्षात्कार में आतंकी ढांचे से जुड़े सवाल के जवाब में कहा, हम 3 दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन के लिए यह गंदा काम आतंक को पालना पोसना करते आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी आतंकी ढांचे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का एक अतीत रहा है। आतंकवाद पाकिस्तान का अतीत ही नहीं बल्कि वर्तमान भी है, यह उसकी नीति भी है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो यूएन का भाग है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल कितने? 15 मेंबर हैं, जिनमें 5 तो स्थायी मेंबर हैं, 10 अस्थायी मेंबर हैं। स्थायी मेंबर में चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट आपको देखने को मिलेगा। जो परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास विशेष पावर मिली हुई है ना, कि कोई प्रस्ताव अगर पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है।
भारत यह भली भांति समझने लगा है कि पहलगांव की प्रतिक्रिया में गैर सामरिक मोर्चे पर कदम उठाने के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इनमें बहावलपुर स्थित जैश और मुरीद के स्थित लश्कर के मुख्यालय भी शामिल थे। ये दोनों जगह आप देखते हैं कि पाकिस्तानी पंजाब में है, जो पंजाब का जो पाकिस्तान में हिस्सा है ना, उसकी बात हो रही है। अपनी कार्रवाई में भारत ने नागरिक या सैन्य ठिकानों को निशाने नहीं बनाया, लेकिन आतंकी ढांचे पर सटीक एवं प्रभावी प्रहार किया। अपनी विश्वसनीयता के लिए भारत ने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए कि यह कोई खुफिया अभियान न होकर एकदम खुली चेतावनी थी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के सैन्य एवं नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए। उसे लगा कि भारत परमाणु घुड़की के फेर में आ जाएगा, लेकिन भारत ने ऐसी कोई परवाह नहीं की और भारत की जवाबी कार्रवाई ऐसी रही जो पाकिस्तान को भुलाए नहीं भूलेगी। और उस पर डॉन मिसाइलें दागी गईं। लाहौर और सियालकोट की एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिए गए। 11 पाकिस्तानी एयरफील्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। और इसमें आप देखिए रावलपिंडी स्थित सामरिक महत्व वाला नूर खान बेस, सरगोधा में मौसाब बेस और जैकबाबाद में साहबाज बेस प्रमुख हैं। पाकिस्तानी यहां पर अपनी शान मानने वाली F-16 विमानों का बेड़ा और परमाणु जखीरा तैनात किए हुए हैं। भारी दबाव के चलते पाकिस्तान ने 10 मई को भारत से संपर्क शांति की गुहार लगाई। यह एक तरह का आत्मसमर्पण ही था। सैन्य संचालन का महानिदेशक स्तर पर हुई वार्ता के बाद हमले रोकने पर सहमति बनी। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब भारत विजयी स्थिति में आगे बढ़ रहा था तब उसने शांति की पहल क्यों स्वीकार की। इसका जवाब एकदम सरल है कि भारत ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। भारत ने आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। जब पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाया तब भी भारतीय प्रतिक्रिया संयमित और उचित दायरे में रही। पाकिस्तानी दुष्प्रचार की पोल खोलने के लिए खुद प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस गए। वहां जिस C-130 जे सुपर हरकुलस से उतरे, वहीं पाकिस्तान के दावों को ये आप देखते हैं कि क्या झुठलाने के लिए बहुत था। और उसके आप देखते हैं कि बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में एक न्यू नॉर्मल सिद्धांत को स्थापित करने का काम किया है। अब कोई भी आतंकी हमला युद्ध की चुनौती के रूप में लिया जाएगा और उसकी कड़ी प्रतिक्रिया होगी। भारत किसी परमाणु ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा। आतंकियों और उनके समर्थकों में कोई भेद नहीं किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर पाकिस्तान शांति चाहता है तो पहले उसे अपने यहां आतंकी ढांचे समाप्त करना होगा। आतंक के साथ ना वार्ता हो सकती है और ना ही व्यापार। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते हैं। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है और अब पाकिस्तान को तय करना है कि वह क्या चाहता है। लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह बोर्ड के सदस्य रहे हैं और इनका नाम है क्या, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया तिलक देवासेर के द्वारा। और देखिए एक और बात बता दूं, भारत भी लंबे समय तक युद्ध में उलझा हुआ नहीं रहना चाहता था। और हम लोग पाकिस्तान में क्यों उलझे, जो आप देखते हैं कि दूसरों की मदद पर भीख पर आप देखते हैं कि जिंदा हो, वहां की सरकारें चल रही हो, वहां के लोगों का खान पान चल रहा हो। बाहरी विशेषज्ञों की उपयोगिता का प्रश्न। आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए नीति संबंधी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। ऐसे में इस पर विचार हो कि क्या केवल योजनाओं और निवेश के बल पर देश विविध चुनौतियों का सामना कर सकता है। समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए जरूरी है कि मौजूदा संस्थागत ढांचों की समीक्षा की जाए, जिससे वे नई चुनौतियों को हल करने में सक्षम हो सके। शासकीय नीति तंत्र को बेहतर कार्य पद्धति के साथ विकसित करने, सुधार एजेंडे को समुचित स्वरूप देने एवं संवेदनशील अनुशासन के लिए कौशल एवं व्यावसायिकता विकसित करना, एक तरह से आप देख रहे हैं विकसित करना। और ये आप देखते हैं इसमें सुधार एजेंडे को सुव्यवस्थित स्वरूप देने, इसमें आप देखते हैं कि संवेदनशील, इसमें आप देखिए अनुसंधान करने के लिए कौशल व्यावसायिकता विकसित करने पर ध्यान देना आज की एक बड़ी चुनौती है। शहरी विकास के मामले में विशिष्ट एवं समयबद्ध कार्यों के लिए बाहरी परामर्शदाताओं पर निर्भर रहने की जगह अब सरकारी तंत्र में परामर्शदाता फार्मों या फिर थिंक टैंकों की अस्थायी विशेषज्ञ बढ़ रहे हैं और इससे आप देखते हैं कि शहरी मामले जटिल भी हो रहे हैं। इसे देखते हुए थिंक टैंक को और अधिक विश्लेषणात्मक कौशल से लैस होना होगा, क्योंकि सरकारी तंत्र का हिस्सा आवश्यक आंतरिक कौशल को विकसित करने के स्थान पर अस्थायी स्टाफ एवं बाहरी ठेकेदारों पर निर्भर हो रहा है। और आप देखिए कुछ पेशेवर अक्सर संपूर्ण कार्यक्षेत्र का प्रबंधन करते हुए संस्थागत कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। स्टाफ की कमी और विस्तारित दायित्वों के कारणों से ऐसा हो रहा है।
निसंदेह परामर्शदाताओं से सरकारी तंत्र को लाभ मिलता है, क्योंकि वे नीतियां बनाने के लिए सरकारी तंत्र को तकनीकी सलाह देने के साथ अन्य थिंक टैंकों के शोध निष्कर्षों को भी साझा करते हैं, जिससे बेहतर नीतियां बन पाती हैं। लेकिन इससे कुछ सरकारी विभागों की अपनी आंतरिक विशेषज्ञता समाप्त हो रही है, क्योंकि वे परामर्शदाताओं या फिर अस्थायी विशेषज्ञों पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। बाहरी विशेषज्ञों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता सरकारी तंत्र की दीर्घकालिक सुदृढ़ता के लिए चिंताजनक है। परामर्शदाता को किसी विशिष्ट कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा के लिए नियुक्त किया जाता है और कार्य की प्रगति के आधार पर उससे भुगतान किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बहुतेरे कार्यालय में कई पेशेवर परामर्शदाता अस्थायी सरकारी कर्मियों की तरह काम करते हैं। प्रायः इन विशेषज्ञों के कार्यकाल भी बढ़ते रहते हैं और इससे वे दीर्घकालिक नीति निर्माता बन जाते हैं। ऐसा ढांचा न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के मंत्र से प्रेरित है, लेकिन यह ऐसी स्थिति की ओर भी ले जाता है जहां बाहरी विशेषज्ञ मुख्य कार्यबल को सहयोग देने के बजाय उनकी जगह ले रहे हैं। कुछ परामर्शदाता ऐसे कार्य भी करने लगे हैं जो स्थायी लोक सेवकों के जिम्मे होते हैं। यह स्थिति नियमित कर्मियों और बाहरी विशेषज्ञों के बीच संतुलन के बारे में कई प्रश्न उठाती है। और आप देखिए, मुख्य नीति निर्णय लेने का अधिकार ऐसी स्थायी कर्मियों के पास ही होना चाहिए जो जवाबदेह भी हो। आखिर स्थायी स्टाफ ही किसी विफलता या प्रतिकूल परिणाम के लिए उत्तरदायी होता है। लोक सेवकों का दीर्घकालिक अनुभव नीतिगत प्रभावों की व्यापक समझ प्रदान करता है। यह विशिष्ट विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। खास परियोजनाओं में काम करने वाले विशेषज्ञ या परामर्शदाताओं में इस व्यापक परिप्रेक्ष्य का अभाव हो सकता है। बाहरी विशेषज्ञता पर ब्रिटेन में 2021 में हुए एक शोध से पता चला कि परामर्शदाताओं पर अरबों खर्च किए गए, लेकिन इससे सरकारी कर्मियों को सीमित जानकारी ही मिल सकी। इसके बाद वहां परामर्शदाताओं की कार्यावधि की सीमा तय करने के उपाय हुए। दीर्घकालिक सफलता के लिए परामर्शदाताओं के ज्ञान एवं कौशल का हस्तांतरण आंतरिक कर्मियों को किया जाना महत्वपूर्ण है। मूल नीतिगत जिम्मेदारी स्थायी कर्मियों में ही होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकारी संस्थाओं में अभी इस बारे में कोई मानक नियम नहीं कि परामर्शदाताओं को कितने समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और बात आती है, क्या एक परामर्शदाता की कार्यावधि 3 से 5 वर्ष होनी चाहिए? संवेदनशील डाटा संभालने या फिर मंत्री स्तरीय निर्णयों को प्रभावित करने वालों की नियुक्ति के पहले कौन सी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए? क्या इसकी नियमित समीक्षा होनी चाहिए? उन पर खर्च का उचित प्रतिफल प्राप्त होने के साथ संसाधनों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से हो पा रहा है या नहीं? आज के युग में सरकार की क्षमता के विकास के लिए इन जैसे प्रश्नों पर विचार हो, ताकि परामर्शदाता देश की प्रगति में अच्छे से सहायक बन सकें। और उनकी विशेषज्ञता सरकारी तंत्र को विकसित करने की होनी चाहिए, ना कि स्वयं तंत्र का रूप लेने की। आत्मनिर्भर भारत के लिए ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जिनका नेतृत्व कुशल एवं स्थायी कार्यबल द्वारा किया जाता हो। भारत इस विशेषज्ञता के बंधन से तभी उबर सकता है जब वह अपनी क्षमता निर्माण में व्यापक रूप से निवेश करे, बाहरी संस्थाओं की भूमिका के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय करे। हमें यह जानना होगा कि हमारी नीतिगत संस्थाओं का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में है और उसे किसके हाथ में होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? वैद NIUA के पूर्व निदेशक और मिस्र आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। आलेख में नीति आयोग के वरिष्ठ फेलो डॉक्टर OP अग्रवाल का विश्लेषण इनपुट भी इसमें शामिल है। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था हितेश वैद और दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? अनंत चक्र, जीवन की चेतना जिस त्रयी में अनवरत प्रवाहित होती है वह है सृजन, स्थिति और संहार। मूर्त अमूर्त कुछ भी इस नियम से परे नहीं है। सृजन अर्थात आदि शक्ति का प्रस्फुटन, यदि यह वह बीज है जो ब्रह्मांड के विस्तार में जीवन को स्पंदन प्रदान करता है। यह केवल स्थूल शरीर का जन्म नहीं, अपितु विचारों, कल्पनाओं, आकांक्षाओं और चैतन्य का भी प्रस्फुटन है। और हर नवीन सृजन उसे ब्रह्मा का विस्तार है। यह आत्मा के भीतर छिपी अपार सृजनात्मक क्षमता की अभिव्यक्ति है जो ब्रह्मा की इच्छा के अनुरूप जगत को रचती है। और आप देखते हैं कि स्थिति और सृजन का दूसरा चरण है। यह इस नश्वर संसार में स्थायित्व और संतुलन लाती है। सृजन को भंगुरता से बचाकर उसे एक निश्चित समयावधि तक टिकाए रखती है। यहाँ जीवन रूपाकार ग्रहण करता है, अपनी सीमाओं और संभावनाओं को विस्तार करता है। यह स्थिति भी स्थायी नहीं है, क्योंकि जगत का एक अंतिम सत्य है परिवर्तन। संहार जीवन की इस त्रिसूत्र का अंतिम चरण प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष में विध्वंस है, परंतु ब्रह्मा की लीला का एक अंग है और यह विनाश नहीं है, पुनर्निर्माण का आधार है। संहार के बिना नवीन सृजन असंभव है। यह चेतना का वह स्वर है जो कहता है कि जीवन की गति केवल स्थायित्व में नहीं, उसका क्षरण ही पुनः उत्कर्ष है। और आप देखते हैं इन अवस्थाओं को सहजता से स्वीकार कर हमें हर परिवर्तन को आत्मसात करना चाहिए और इन तीनों में से किसी एक चरण के साथ तादात्म्य स्थापित करके उसे जीवन की स्थायी अवस्था मान लेना ही दुख का मूल कारण है। प्रकृति की विराट योजना का अवलोकन करने के लिए हमें संकीर्णता से ऊपर उठना होगा। यह त्रिसर्जन, स्थिति, संहार जीवन की अनंत यात्रा का रहस्य है और यात्रा में पड़ाव आते हैं, ठहराव नहीं आते। इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिए, सीखा करिएगा कुछ। बांग्लादेश में जो कट्टरता फैली हुई है, बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1971 तक। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी का पंजीकरण बहाल हो जाना और उसके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाना भारत के लिए भी चिंताजनक है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं वे भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार केवल पाकिस्तान और चीन से ही अपने संबंध बढ़ाने में ही नहीं लगी हुई है, बल्कि अपने यहाँ के कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने में भी लगी है। ताजा उदाहरण जमाती इस्लामी का चुनाव लड़ने में सक्षम हो जाना है। यह ठीक है, इसका पंजीकरण इसलिए बहाल हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने का आदेश दिया, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के एक सप्ताह के अंदर ही बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ 2 अन्य न्यायाधीशों ने इस्तीफे दे दिए थे। और वहां न्याय बचा क्या है? वो तो सुप्रीम कोर्ट भी आप देखते हैं कि वहां डर में काम कर रहे हैं, वहां के न्यायाधीश भी। इन्हें छात्रों के उसी संगठन से ने इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया था जिसके नेतृत्व में शेख हसीना सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला था। स्पष्ट है कि अब वहां सुप्रीम कोर्ट में ऐसे न्यायाधीश आ चुके हैं जो कार्यवाहक सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हैं। और तथ्य यह भी है कि छात्रों के आंदोलन में जमाते इस्लामी ने पूरा सहयोग किया। यह वही संगठन है जिस पर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तान की मदद करने, मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप लगे थे और इन आरोपों के चलते ही उसके 6 शीर्ष नेताओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और आप देखते हैं कि जमाते इस्लामी कितना कट्टरपंथी और जिहादी सोच वाला संगठन है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि एक समय जो विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, उसने कुछ समय पहले स्वयं को उससे अलग कर लिया था। और इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि बांग्लादेश की सेना प्रमुख अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर शीघ्र चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक के बाद एक कट्टरपंथी और जिहादी सोच वाले संगठनों से प्रतिबंध हटने के साथ आतंकी गतिविधियों में जेल की सजा पाए तत्वों को रिहा किया जा रहा है। और इससे यही स्पष्ट है कि कट्टरपंथी तत्वों के सिर उठाने से सेना प्रमुख को कोई समस्या नहीं है। कहना कठिन है कि सेना प्रमुख के दबाव बनाने के बाद बांग्लादेश में शीघ्र चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल चुनाव कराने की कोई तत्परता नहीं दिख रही है। भारत को बांग्लादेश की गतिविधियों को लेकर इसलिए चिंतित होना चाहिए क्योंकि वह पाकिस्तान और चीन के साथ अमेरिका का भी प्रभाव बढ़ रहा है वहाँ। ये आप देखिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। तस्करों का पर कसेगा शिकंजा। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ युद्ध जारी है। इस अभियान में काफी संख्या में तस्कर पकड़े जा चुके हैं और उनकी नशा बेचकर बनाई गई संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है। अब पंजाब पुलिस नशा तस्करों पर और शिकंजा कसने के लिए जीपीएस ट्रैकर की मदद लेगी। पुलिस बड़े और जमानत पर छूटने वाले नशा तस्करों के पैरों में जीपीएस ट्रैकिंग वाला इंकलेट डालेगी, जिससे उनकी हर मूवमेंट का पुलिस को पता चलता रहेगा। ऐसा प्रयोग जम्मू कश्मीर में सफल हो चुका है और जहां जमानत पर रिहा होने वाले आतंकियों के पैरों में इसे डाला गया था। जिस तरह समाज विरोधी तत्व नशीले पदार्थों की तस्करी के नित्य नए हथकंडे अपना रहे हैं, उसे देखते हुए पुलिस को भी आधुनिक तरीका अपनाने की जरूरत है। नशा तस्करों का हौसला तभी पस्त किया जा सकता है जब उन पर तकनीक से प्रहार हो। और डीजीपी ने बताया कि पुलिस इसे लेकर अध्ययन कर रही है। प्रदेश में नशा तभी पूरी तरह से खत्म हो सकता है जब नशा तस्करों की हर चाल की पुलिस के पास काट हो। पंजाब सीमावर्ती राज्य है और पाकिस्तान से लगातार नशीली पदार्थों की खेप पहुंचती रहती है। नशा तस्कर फिर अपने संपर्क साधनों की मदद से नशे की खेप की डिलीवरी करते रहते हैं और जीपीएस ट्रैकर से नशा तस्करों की रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी। या कोई नशा तस्कर ट्रैकर से छेड़छाड़ भी करेगा तो सूचना तुरंत पुलिस के पास पहुंच जाएगी। इससे नशा तस्करों के मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। चलिए पंजाब चलते हैं, पंजाब घूम के आ जाते हैं हम लोग।
ये आप देखिए पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में आप देखते हैं कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में आप देखते हैं कितनी सीटें हैं, 117 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। और भगवंत मान यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है पंजाब का, 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पंजाब आपका। नवाचार में महिलाओं की सीमित भागीदारी। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में स्नातक करने वाली महिलाओं की संख्या महज 35% है। पिछले 10 वर्षों में यह आंकड़ा लगभग स्थिर बना हुआ है। इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं कुछ लिख रहे हैं तो इस तरह की जो रिपोर्ट रहती हैं उनके बारे में भी लिख दिया करिएगा, उनका भी उल्लेख कर देना चाहिए। यूनेस्को की बात करें तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह स्थिरता दरअसल एक ठहरे हुए सोच और संरचनात्मक विषमताओं का परिणाम है जिसे तोड़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि लड़कियों में प्रतिभा की कमी है, बल्कि उनके सामने मौजूदा सामाजिक बाधाएं, रूढ़िगत धारणाएं और आत्मविश्वास की कमी उन्हें पीछे धकेल देती है। जब एक लड़की विज्ञान या गणित में रुचि दिखाती है तो पारिवारिक या फिर सामाजिक माहौल इसे इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की बजाय संशय में डाल देता है। लड़कियों के लिए कला विषय अधिक उपयुक्त है, ऐसी धारणाएं अभी भी हमारे मन मस्तिष्क में गहराई से जमी हुई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा विज्ञान, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक विषयों में भी महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित है। यूनेस्को के आंकड़े बताते हैं कि इन क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर कार्यरत महिलाओं की हिस्सेदारी क्रमशः 26, 15 और 12% है। और आप देखिए महिलाएं, लड़कियां कहीं कमजोर नहीं है। जहां उन्हें मौका मिल रहा है लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। भारत जैसे देश जहां शिक्षा तक पहुंच एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है, वहां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा में लैंगिक असमानता और भी गहरी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के अन्य विज्ञान संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी 10 से 20% के आसपास बनी हुई है। इसका कारण बालिकाओं को आरंभिक स्तर से ही वैज्ञानिक सोच और नवाचार की दिशा में प्रशिक्षित न किया जाना भी है। महिलाओं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भागीदारी सिर्फ एक लैंगिक संतुलन का प्रश्न नहीं, बल्कि नवाचार की समग्रता का मुद्दा है। विविधता से ही रचनात्मकता का जन्म होता है। जब विज्ञान में महिलाएं शामिल होती हैं तो वे समाज के उन पहलुओं को भी संबोधित करती हैं जिन्हें पारंपरिक पुरुष दृष्टिकोण नजरअंदाज कर देता है, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव। और इसलिए आप देखते हैं कि यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जाएं और जिनका उद्देश्य छात्राओं में वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना हो। छात्रवृत्तियां, मेंटरशिप प्रोग्राम, रिसर्च इंटर्नशिप जैसे अवसरों को विशेष रूप से लड़कियों के लिए सुलभ बनाना चाहिए। यदि हम एक समावेशी, नवाचारी और उत्तरदायी भविष्य की परिकल्पना करते हैं तो उसमें महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करना ही एकमात्र रास्ता है। जब तक हम सोच में लैंगिक समानता नहीं लाएंगे तब तक विज्ञान अधूरा रहेगा और अधूरा विज्ञान कभी संपूर्ण मानवता की सेवा नहीं कर सकता है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लैंगिक समानता का अहम सवाल। सेना में जो हमारी महिलाएं पराक्रम दिखा रही हैं उसी को लेकर बात हो रही है। पति की मौत के बाद 16 वर्षों तक राज संभालने वाली रानी दुर्गावती हुई या फिर शास्त्रार्थ के दौरान याज्ञवल्क्य को चुप कराने वाली ब्रह्मावादिनी गार्गी, भारत के झंडे को पहली बार विदेशी भूमि पर पहनाने वाली मैडम भीकाजी हो या फिर अपने संस्कृत के ज्ञान के चलते सरस्वती और पंडिता की उपाधि हासिल करने वाली समाज सेविका रमाबाई हो, इतिहास के ऐसे तमाम उदाहरण इस बात के गवाह हैं कि महिलाओं को पुरुषों की बराबरी नहीं करनी, बल्कि उन्होंने तो सदियों पहले खुद को कई मायनों में सबसे बेहतर साबित किया। इनका उदाहरण भी आप लोग लिख सकते हैं महिला सशक्तिकरण पर जब कुछ लिख रहे हैं। आज एक बार फिर यह मुद्दा प्रासंगिक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेना की कानूनी शाखा जज एडवोकेट जनरल में महिला अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर केंद्र से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी।
दरअसल शीर्ष अदालत ने सेना में महिलाओं और पुरुषों की 50-50 चयन नीति पर आपत्ति जताई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 2 महिला अधिकारियों अरसनूर कौर और आस्था त्यागी की याचिका पर फैसला सुरक्षित करते हुए टिप्पणी की। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि जज एडवोकेट जनरल की इस परीक्षा में उनकी 4वीं और 5वीं रैंक आई थी और इसके बावजूद उनसे कम रैंकिंग वाले पुरुष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। याचिका में कहा गया कि विभाग में सिर्फ 6 पद निकले थे, जिनमें से महिलाओं के लिए 3 ही रिक्तियां थीं। जस्टिस दत्ता ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा, अगर भारतीय वायुसेना में महिलाएं लड़ाकू विमान राफेल उड़ा सकती हैं तो फिर सेना की जज एडवोकेट जनरल पदों पर ज्यादा महिलाओं को शामिल करना क्यों मुश्किल है। और इसके आप देखते हैं कि इसके साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता अरसनूर कौर को सेना की कानूनी शाखा में शामिल करने का निर्देश भी दिया। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता आस्था त्यागी ने भारतीय नौसेना ज्वाइन कर ली है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि उन्होंने महिलाओं के लिए कम पद निर्धारित किए, जबकि इन पदों को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाया गया है। और आप देखिए, देश की सुप्रीम अदालत की इस रुख से यह तो समझ आ गया है कि इस मामले में आरक्षण का फायदा महिलाएं नहीं बल्कि पुरुषों को मिला है। साथ ही इस वाकये ने महिला पुरुष की बराबरी से लेकर महिलाओं को आरक्षण जैसी बहस को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि भारतीय सेना में महिला अफसरों के लिए 23 नवंबर 2021 को एक जेंडर न्यूट्रल कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी लाई गई थी, जिसके बाद अब आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सेवाओं के लिए 11 आर्म्स एंड सर्विसेज में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन मिलता है, और जिनमें जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के अलावा आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी एजुकेशन कोर, इंजीनियरिंग कोर, सिग्नल कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल कोर, इंटेलिजेंस कोर, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर आदि शामिल हैं। कहने के लिए व्यवस्था हथियारों और सेवाओं में समान अवसर एवं तैनाती की बात करती है, लेकिन ऐसी भी कई घटनाएं हैं जो महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी सीमित भागीदारी की तरफ भी इशारा करती हैं। भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना में महिलाओं की संख्या को लेकर अगस्त 2023 में केंद्रीय सुरक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में बताया कि तीनों सेनाओं में 11,414 महिलाएं सेवाएं दे रही हैं। थल सेना में आप देखिए 7,054 महिलाएं सेवारत हैं और इनमें से 1733 महिला अधिकारी हैं। यह आंकड़ा 1 जनवरी 2023 तक का है। भारतीय वायुसेना में आप देखते हैं कि 1654 अधिकारी सेवारत हैं, जबकि 155 महिलाएं एयरमैन अग्निवीर के रूप में सेवा दे रही। भारतीय नौसेना में 580 महिलाएं अधिकारी के रूप में सेवारत हैं, जबकि 727 महिलाएं सेलर्स अग्निवीर के तौर पर तैनात हैं। और आप देखते हैं कि घोषित उदारवादी रवैये का इतिहास भी काफी पुराना है। मसलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को सिर्फ नर्सों के तौर पर सैन्य अस्पतालों में शामिल किया गया था, वह भी इसलिए क्योंकि तब पर्याप्त संख्या में पुरुष उपलब्ध नहीं थे। वहीं साल 1942 में ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं की एक सहायक कोर की स्थापना भी की गई थी, तो इसलिए कि महिलाएं गैर लड़ाकू और दफ्तर संबंधी भूमिकाओं में काम कर सके। अभी भी महिलाएं थल सेना की कुछ मुख्य लड़ाकू भूमिकाओं में काम नहीं कर सकती हैं, और इनमें पैदल सेना, इन्फेंट्री, बख्तरबंद, आर्मर, मशीनीकृत इकाइयां शामिल हैं। यहाँ भी यानी कि भेदभाव देखने को मिलता है। इसके बावजूद भारत की सशक्त सेना चिकित्सा सेवा और थल सेना एवं नौसेना की चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व महिला अधिकारी ही कर रही हैं। सशक्त बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक वाइस एडमिरल आरती सरीन भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए चिकित्सा सेवाओं के निदेशक के जनरल के रूप में भी काम कर चुकी हैं। और आप देखिए, इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ आप लोग लिख रहे हैं तो इन सब का उल्लेख कर दिया करिएगा वहां, समझ रहे हैं आप लोग। और इससे क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा प्रभावकारी रहेगा। उन्हें जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए अतिरिक्त सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं डीजी चिकित्सा सेवा सेना में लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को राष्ट्रपति द्वारा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी वायु कमान और चीफ ऑफ एयर द एयर स्टाफ प्रशंसा के साथ साथ विशेष सेवा पदक दिया जा चुका है। इसके अलावा नौसेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहायक विशिष्ट सेवा के लिए 2024 में सेना पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त कर चुकी हैं। वह इससे पहले सेना की चिकित्सा कोर में कर्नल कमांडेंट पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अफसर रह चुकी हैं। ऐसे में आप देखते हैं कि साफ है कि जब महिला पुरुष का कोई मुकाबला ही नहीं,
तो उनकी समानता या फिर आरक्षण की बात क्यों की जाए। महिला पुरुष दोनों समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और दोनों ही अपनी अपनी काबिलियत है, तो उनका मुकाबला क्यों करवाया जाए। और उनकी शारीरिक क्षमताओं की ही बात करें तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरह ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में महिला और पुरुषों कैडेट के लिए अलग अलग पैरामीटर है। पुरुष कैडेट को 2.4 किलोमीटर की दौड़ में 9 मिनट में पूरी करनी होती है और महिला कैडेट के लिए 11 मिनट का समय रहता है। और आप देखते हैं कि वहीं बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो जहां पुरुष कैडेट को 10 चिनअप्स करने होते हैं तो महिला कैडेट्स को इसकी जगह पर 20 पुशअप करने होते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग विचार दे सकते हैं। हर मोर्चे पर खुद को साबित करती है आधी आबादी। ये नियमों के अलावा कई ऐसे उदाहरण हैं भी हैं जहां महिलाओं ने न सिर्फ पुरुषों की तुलना में खुद को कई गुना बेहतर साबित किया बल्कि उस क्षेत्र में इतिहास भी रच दिया। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कि कर्नल सूफिया को लोग भले ही ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देख रहे हो, लेकिन उनके संघर्ष और योग्यता को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में स्थायी कमीशन पर फैसले के दौरान सराहा था, जिसमें महिलाओं को सिर्फ स्टाफ ड्यूटी तक सीमित रखना अनुचित बताया गया था। कर्नल सूफिया कुरैशी जो भारतीय सेना के सिग्नल कोर में अधिकारी हैं, 2016 में एक्सरसाइज फोर्स में 18 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। फिर कारगिल युद्ध के दौरान सौर से निकली फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, उनकी सहयोगी श्री विद्या का योगदान कैसे भुलाया जा सकता है। करीब 3 महीने बाद भारी कीमत चुकाकर भारत ने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में हमारे देश के लगभग 570 जवान शहीद हुए थे और कई घायल हुए थे। वायुसेना ने इस दौरान ऑपरेशन सफेद चादर लॉन्च किया था, जिसमें ज्यादा पायलटों की जरूरत पड़ी। इन दोनों ही कारगिल में घायल जवानों की मदद पहुंचाने और वहां से सुरक्षित बाहर निकालने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसे दोनों ने निभाया था। इसके लिए गुंजन सक्सेना को सौर चक्र से नवाजा गया था। वहीं भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय एक ऐसा उदाहरण है जो शायद बाकी महिलाओं के साथ उनके पति एस.एन. बंदोपाध्याय के लिए भी प्रेरणा साबित हुई। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और राष्ट्रपति सम्मान पदक सहित देश दुनिया के करीब 1 दर्जन से ज्यादा सम्मान मिल चुके हैं। ये एक ऐसा दंपत्ति है जिसने विशिष्ट सेवा के एक ही दिन एक साथ दिया गया था। 2020 में डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय को पद्मश्री मिला। इसके अलावा 21 सितंबर 1992 को प्रिया झिंगन ये भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला कैडेट बनी और इन्होंने ही सिर्फ पुरुषों के लिए एक विज्ञापन देकर तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसिस रोड्रिग्स को एक चिट्ठी लिखकर महिलाओं को आर्मी में भर्ती करने की मांग की थी। इस मांग के बाद ही सेना में भर्ती होकर महिलाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया गया। आर्मी का रास्ता महिलाओं के लिए भी खोल दिया गया। ये तमाम नियम और दर्जनों उदाहरण जो महिलाओं की योग्यता की मौलिक कहानी बताती हैं, उन्हें पुरुषों की बराबरी करनी ही नहीं बल्कि समाज में उनकी अपनी अलग महत्वपूर्ण जगह है, ये उदाहरण साबित करते नजर आ जाते हैं। कई मामलों में आप देखिए उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। शीर्ष अदालत हो या सरकार, सभी ने इसे सराहा और स्वीकार किया और स्वयं को तो किसी से कम या बराबर आंकने का जिम्मा उन्होंने इस समाज को भी नहीं दिया है। तो महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। ये आप देखिए पंचायत चुनाव के लिए छोटे दलों का बड़ा दावा। चलिए राजनीति की बात हो रही है उत्तर प्रदेश। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो माओवादियों से जूझते जवानों का उत्साह वर्धन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव, वहीं की बातें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको मिल जाती है, क्योंकि इन सब टॉपिक पर हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं। फिर बाकी आप लोगों की इच्छा है, आपको बार बार पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अब आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।